अब भारत के जो लगभग 25,900 शहीद हैं, जिन्होंने आज़ादी के बाद किसी भी जगह पर कहीं पर भी भारत के लिए कुर्बानी दी है, अपने अपने जीवन को कुर्बान किया है, आज उन सब को एक घर मिल गया है और उनकी याद में एक मशाल वहां पर जल रही है, जो असली में जिसे आप कह सकते हैं, जो कि अमर जवान ज्योति है। उनके परिवार वहां पर जा सकते हैं, अपने परिवारजनों को ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, अपनी अगली पीढ़ियों को ले जा सकते हैं और बता सकते हैं कि उनके पिता ने या उनके घर का जो भी सदस्य शहीद हुआ है भारत का, वो कैसे अब अमर है। और वो जब भी वहाँ जाएंगे और उन शहीदों का नाम वहाँ पर अंकित देखेंगे और जब बैठेंगे वहाँ पर, तो उन्हें एक अलग अनुभूति होगी और वो जान पाएंगे कि उनके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और ये देश उनके लिए कितना कर्जदार है आज भी। अगर भारत ने आज़ादी के बाद दूसरे देशों से युद्ध नहीं लड़े होते और तब इस देश में नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया जाता, तो शायद इस पर कभी सवाल नहीं उठते, क्योंकि हमने कोई युद्ध लड़ा ही नहीं। एक उदाहरण आपको देते हैं। उदाहरण के लिए, स्विट्जरलैंड ने वर्ष 1815 में युद्ध को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी और वो ये थी कि वो कभी भी किसी सैन्य संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेगा और वो कभी भी किसी के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा। और इसीलिए पहले और दूसरे विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड ने हिस्सा नहीं लिया था। हालांकि इस दौरान पहले विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड के 2000 नागरिक फ्रांस, जर्मनी और दूसरे देशों की सेना में अपनी स्वेच्छा से शामिल हुए थे, जिनमें से 365 नागरिकों ने युद्ध लड़ते हुए अपनी शहादत दी। लेकिन आप जानते हैं इसके बाद स्विट्जरलैंड ने क्या किया? वो देश जिसने आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा, उसने क्या किया? स्विट्जरलैंड ने अपने इन 365 नागरिकों के लिए या सैनिकों के लिए जो दूसरे देशों के लिए लड़ रहे थे, एक वॉर मेमोरियल की स्थापना की, जो आज ज्यूरिक में स्थित है और फोर्च मेमोरियल के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने आजादी के बाद 1947 में ही सबसे पहले पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, जिसमें 1000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। आजाद होते ही हमने युद्ध लड़ लिया था पाकिस्तान से, लेकिन इन शहीदों की याद में तब कोई मेमोरियल नहीं बनाया गया। इस समय दुनिया के अधिकतर देशों में उनकी सरकार द्वारा बनाया गया नेशनल वॉर मेमोरियल मौजूद है। अमेरिका में पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, कोरियाई युद्ध और बाकी दूसरे युद्धों में शहीद होने वाले उनके सैनिकों के लिए विशाल और भव्य मेमोरियल बनाए गए हैं। और इन मेमोरियल्स को बनाने में अमेरिका ने भारत की तरह दशकों का इंतजार नहीं किया और उन्होंने इस काम को तुरंत किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित वियतनाम वॉर मेमोरियल वहां का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है। यहां वियतनाम युद्ध में शहीद हुए अमेरिका के 58,000 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। इनमें फ्रांस भी है, जहां फ्रेंच नेशनल वॉर सिमेट्री को वहां के शहीदों को समर्पित किया गया है। इसी तरह रशिया का नेशनल वॉर मेमोरियल मॉस्को में है। इसे फेडरल मिलिट्री मेमोरियल सिमेट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड के पास भी उसका नेशनल वॉर मेमोरियल है। सोचिए, न्यूजीलैंड की आबादी सिर्फ 50 लाख है, जो कि भारत के किसी छोटे शहर के बराबर होगा। और यह मेमोरियल वेलिंगटन में मौजूद है और यह वर्ष 1932 में ही शुरू हो गया था। लेकिन भारत को अपने पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लिए 68 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। इसलिए अमर जवान ज्योति की लौ का विलय भारत के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। जब नेशनल वॉर मेमोरियल बनने के लिए प्लानिंग हुई और उसके बाद कंस्ट्रक्शन जितनी हुई, तो मेरा सौभाग्य था दैट आई वाज द चेयरमैन ऑफ द कंस्ट्रक्शन टीम ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल। और उस टाइम पे कुछ फैसले लिए गए थे कि वहाँ पे ऑब्लिस्क बनेगा, जो बना। तकरीबन 40 एकड़ की ज़मीन में ये एक पूरा स्थान बिल्ड हुआ है, जहाँ पे तकरीबन 26,000 मार्टिर्स, जो जिसको आप बोलते हैं कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई, इंडियन सोल्जर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये उनके सबके नाम लिखे हुए हैं सुनहरी अक्षरों में। तो अभी ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल की बात हो रही है, यह एक ही नेशनल वॉर मेमोरियल है और वहाँ पे एक ही फ्लेम है जहाँ पे रिस्पेक्ट दी जा सकती है। जहाँ तक सवाल है अमर जवान ज्योति का, अमर जवान ज्योति 1972 में एक बहुत ही जल्दीबाजी में, it was a very hurried thing which was done after the victory of 1971 war. तो 1971 war एक ऐसी एक लड़ाई नहीं थी जो कि भारतीय सेना ने लड़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस। बुझाया नहीं गया, बहुत सम्मान के साथ, बहुत सरमनी के साथ उसको सैनिक लेकर गए
और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर सम्मिलित किया गया, बुझाया नहीं गया। देखिए, आप देखिए, हमारे यहाँ जब बहुत बड़ी पूजा होती है या यज्ञ होती है, हम जगह जगह से धरती लेकर आते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं, और उस मिट्टी को हम एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। तो क्या वो मिट्टी अपनी जगह पे इज्जत नहीं पा रही थी? लेकिन उसको इकट्ठा करके, उसको सम्मिलित करके एक सामूहिक भावना बनाते हैं हम, और फिर हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं। इसी भावना के साथ हमको इसको देखना चाहिए। कोई ज्योति को बुझाया नहीं गया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक या राष्ट्रीय समर स्मारक उन सभी जवानों की स्मृति में है जो 1947 से आज तक अनेक युद्धों में देश के लिए लड़े। वे मरकर भी अमर हैं। उन्हें श्रद्धांजलि। जो अमर जवान ज्योति है वो अब इंडिया गेट के नीचे के में नहीं रहेगी, बल्कि जो नया राष्ट्रीय स्मारक है, युद्ध स्मारक, वहां पर जाकर उसमें विलीन हो जाएगी। तो हमारे पास एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल बन गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो ये उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही ये अमर ज्योति को मिला दिया जाए और एक ही हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि जो अमर जवान ज्योति इंडिया गेट है, जो वो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे जो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की लड़ाई करी थी, उनका नाम है। उनको हम पूरी इज्जत देते हैं। वो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ करी हमारे उनके लिए, और आज फौज जो है उनकी वजह से है। लेकिन नेशनल वॉर मेमोरियल जो अभी पिछले 3 साल में जो बना है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बेहतरीन सलामी है हमारे सोल्जर्स एयर वॉरियर्स को। तो ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, अब आप कह सकते हैं कि ये देश का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, और 25,942 हमारे जो शहीद हैं उनकी आत्मा इस स्थल पर बसती है। इसलिए आप भी उनके बहुत बड़े कर्जदार हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी जान गंवाई है, उन्होंने जो कुर्बानी दी है, ये असल में आप सबके लिए दी है। आप आज जहां पर भी बैठकर डीएनए देख रहे हैं, अपने घर में बैठकर देख रहे होंगे, या जहां भी अपने मोबाइल फोन पर देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग अपने परिवार के साथ बैठे होंगे। आप जहां पर भी हैं सही सलामत हैं, और इस स्थिति में हैं कि आज आप हमें देख पा रहे हैं। और वो स्थिति इसलिए बनी क्योंकि इन 26,000 लोगों ने आपकी रक्षा के लिए, आपके परिवार की रक्षा के लिए, आपका घर चलता रहे, आपका परिवार खुश रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है। इसलिए आप भी बहुत बड़े कर्जदार हैं। और कभी अगर आपका मन करे कि आप भी इन शहीदों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, इन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो जैसे आप किसी पूजा स्थल पर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वैसे ही कभी कोशिश कीजिएगा, अगर आपका कभी दिल्ली आना हो तो आप इस वॉर मेमोरियल पर ज़रूर जाइएगा। और इन लगभग 26,000 शहीदों को श्रद्धांजलि जब आप देंगे और इनके बीच में जब आप बैठेंगे, तो आपको लगभग वैसी ही अनुभूति आएगी जैसी आपको जब आप मंदिर जाते हैं या जब पूजा करने के लिए जाते हैं, किसी अपने धर्म के हिसाब से किसी भी तीर्थ स्थल पर जब आप जाते हैं, आपको वही एहसास यहाँ इन 26,000 सैनिकों के बीच बैठकर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ये बताया है कि इंडिया गेट से लगभग 300 मीटर दूर स्थित इस कैनोपी में, जो अभी हम आपको दिखाएंगे, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो 28 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी होगी। ये वो कैनोपी है जहां पर नेताजी की मूर्ति स्थापित होगी। इसके अलावा जब तक ये प्रतिमा नहीं बन जाती, तब तक इस जगह पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा मौजूद रहेगी, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को करेंगे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है। ये होलोग्राम प्रतिमा कैसी दिखेगी, इसकी एक तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने आज शेयर की है लोगों के साथ। उन्होंने इसकी तस्वीर एक ट्वीट की है, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसी दिखेगी। यह भी नए भारत के लिए एक बहुत शान की बात है, फख्र की बात है। वर्ष 1931 में जब तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था, उस समय यहां यह कैनोपी नहीं थी। इसका निर्माण हुआ है
वर्ष 1936 में जब ब्रिटेन के शासक किंग जॉर्ज द फिफ्थ की मृत्यु हुई और तब उनके सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने उनकी एक प्रतिमा इसी जगह पर स्थापित की गई थी और आजादी के बाद भी कई वर्षों तक इसी कैनोपी में वो प्रतिमा मौजूद रही। वर्ष 1910 से 1936 के बीच किंग जॉर्ज द फिफ्थ ब्रिटिश भारत के भी राजा थे, यानी किंग थे, यहां के शासक थे और कहा जाता है कि वो ब्रिटेन के एकमात्र ऐसे शासक थे जिनका गुलाम भारत में राज मुकुट से राज तिलक हुआ था। लेकिन सोचिए, इसके बावजूद आजादी के बाद इंडिया गेट से उनकी प्रतिमा हटाने में हमें कई साल लग गए। आजाद तो हम हो गए, लेकिन उनकी यह प्रतिमा यहां पर 1968 तक बनी रही, आजादी कितने वर्षों बाद भी। और फिर वर्ष 1968 में इस प्रतिमा को वहां से हटाया गया और तब से यह स्थान ऐसे ही खाली है और अब उसी स्थान पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित होगी। सोचिए, भारत को यह तय करने में पूरे 58 वर्ष लग गए कि इस जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा होनी चाहिए और अब जाकर यह फैसला हुआ है। कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस समुद्र की लहरों की तरह थे। वो आजादी के किनारे को छूना चाहते थे, लेकिन भारतीय राजनीति में उनके महत्व को दबा दिया गया, इतिहास में भी उनके महत्व को दबा दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में ही सिंगापुर में भारत की आजादी का ऐलान कर दिया था और उस आजाद भारत की पहली अस्थायी सरकार के वो प्रमुख थे, यानी प्रधानमंत्री थे। नेताजी की आजाद हिंद सरकार को मान्यता देने वाले देशों में उस जमाने में जापान, जर्मनी, इटली और थाईलैंड जैसे देश मौजूद थे। इसलिए कायदे से उन्हें आजादी के बाद देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने देश की पहली सरकार भी बनाई थी, वो उसके प्रधानमंत्री थे और बहुत सारे देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस सरकार को मान्यता भी दी थी। लेकिन हमारे देश के लोगों ने ऐसा किया नहीं और हमें लगता है कि एक तरह की राजनीतिक बेईमानी हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने अंडमान निकोबार में झंडा लहराते हुए कहा था कि आज से यह द्वीप ब्रिटिश राज से मुक्त है, ब्रिटिश राज से आजाद है। लेकिन उनकी इस उपलब्धि को भी भारत में कभी इतिहास का विषय माना नहीं गया, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं होने दी गई। यहां एक समझने वाली बात यह भी है कि इन घटनाओं के बाद देश के लोगों ने नेताजी को अपना प्रधानमंत्री मन से मान ही लिया था, यानी आप कह सकते हैं कि वो देश के पहले नेचुरल प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन बाद में उनके रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद उनकी ये उपलब्धियां देश के इतिहास से गायब कर दी गई। लेकिन आज उन्हें उनका असली हक मिल रहा है और इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण इसी का जीवंत उदाहरण है। वर्ष 2013 में मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस का इंटरव्यू किया था और ये सारी बातें तो आज हो रही हैं, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जी न्यूज आज से नहीं, कई वर्षों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनका सही स्थान दिलवाना चाहता था, उनका हक दिलवाना चाहता था और ये कोशिश हम बहुत वर्षों से लगातार कर रहे हैं। आज हम आपको एक पुराना इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो सुपुत्री हैं वो इसी जगह पर जी न्यूज के इसी स्टूडियो में आई थी जहां से मैं आपसे आज बात कर रहा हूं। उनका नाम है अनीता बोस और अनीता बोस ने तब हमें बताया था यहीं पर खड़े होकर कैसे राजनीतिक द्वेष की वजह से आजादी के दौरान और आजादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके हक से वंचित किया गया है। आज आपको 2013 में रिकॉर्ड किया गया ये इंटरव्यू दिखा रहे हैं जब हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी से बात की थी, उन्हें यहां आमंत्रित किया था जी न्यूज के स्टूडियो में और तब उन्होंने क्या कहा था, सोचिए। You very rightly said, and all of us, the whole country, the whole nation knows that he made the ultimate sacrifice for the independence of this country. But today's generation knows Subhash Chandra Bose. They identify him only by this picture, which is the most circulated picture of Subhash Chandra Bose. There will be a lot of people who are not aware about his maybe his sacrifice, how he led his life. Do you feel pain today when you come back to this country? Do you think that he was not given his due for all the sacrifices he made for this country?
I think in a way he certainly was not given his due, and if today young people remember him, that's that person about whose life, about whose death there's a controversy, it would just be as if you sort of reduced Gandhiji to being assassinated and not having done anything in his life. If you reduced ex-Prime Minister Indira Gandhi just to being assassinated and nothing more. I mean, throughout the years that my father worked for India and gave up many things. He gave up a normal family life. He gave up a good job. His strong beliefs for India, for uncompromising beliefs for India's independence, brought him into confrontation with his compatriots and comrades in arms. And of course his leader of those days, Gandhiji, and others, Pandit Jawaharlal Nehru, who partly became his opponents. And Gandhiji was very successful and skillful in sort of eliminating him from political life in the Congress party. That was certainly a very painful experience for my father, because he admired Gandhiji a great deal. It was he who gave him the title Father of Our Nation. And many of these steps were just motivated by extreme love and devotion to his country and to his countrymen, and being put down as just a person who has passed away or has not passed away is certainly not a very respectful way of dealing with him. अनीता जी कह रहे हैं कि उन्हें कई बार बहुत दुख होता है, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी इस देश में, जो उनका ड्यू उनको मिलना चाहिए था, वो शायद इस देश ने उन्हें अभी तक दिया नहीं है। ये इंटरव्यू 9 साल पुराना है, और 9 साल पहले हम वही बात कर रहे थे जो आज आपको हम बता रहे हैं। और आज हमें भी बहुत खुशी है कि जी न्यूज़ ने भी जो ये मुहिम शुरू की थी, लोगों को इस बारे में बताने की मुहिम शुरू की थी, ताकि देश के लोगों में एक जागृति पैदा हो, एक अवेयरनेस आए, और लोगों को पता चले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कितना अहम रोल था हमारी आज़ादी में, और उन्हें उनका सही हक मिलना चाहिए। आज हमें खुशी है कि उन्हें वो हक मिल रहा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो बेटी हैं अनीता बोस, आज भी जर्मनी में रहती हैं, और उस दिन जब वो यहाँ आई थी बहुत दुखी थी, और उनका कहना था कि इस देश ने उनके पिता के साथ इंसाफ नहीं किया, और जिस सम्मान के वो हकदार थे वो सम्मान उनके पिता को मिला नहीं। उन्हें ये शिकायत थी भारत से, लेकिन आज हमें उम्मीद है कि उनकी शिकायत अब दूर हो गई होगी। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.